कहानी की शुरुआत होती है कोरिया की एक खतरनाक जेल से। इस जेल में अक्सर प्रिजनर्स के बीच स्लैब फाइटिंग होती थी और स्लैब फाइटिंग एक ऐसी फाइट होती है जहां प्रिजनर्स एक दूसरे को थप्पड़ मारकर अपनी ताकत का टेस्ट लेते हैं। तो आज यहाँ दो तगड़े और भारी भरकम प्लेयर्स के बीच ये स्लैब फाइटिंग चल रही थी। ये खेल तब तक चलता है जब तक कि कोई एक हार नहीं मान लेता। तो यहाँ पर अब डॉन नाम का एक कैदी था। वही असल में स्लैब फाइटिंग का सबसे बड़ा एक्सपर्ट था। उसके साथ एक और पावरफुल प्लेयर ये खेल खेलता है और हार जाता है। लेकिन ठीक उसी वक्त दिखता है कि अचानक वहाँ एक बहुत ही कम उम्र का लड़का आ जाता है जो कि असल में यून सू था। यून सू का इस जेल में आज पहला दिन था और पहले ही दिन आकर वो यहाँ डॉन को चैलेंज कर बैठता है। अब यून सू जैसे इतने छोटे लड़के को देखकर सब लोग काफी हंसने लगते हैं, लेकिन यून सू का हौसला बहुत ज्यादा बुलंद था। वो उस वक्त पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सबके सामने चैलेंज करता है, जिस वजह से डॉन उसके साथ खेलने के लिए राजी हो जाता है। तब पहले ही थप्पड़ से सबको समझ आ जाता है कि यून सू काफी ताकतवर है। लेकिन इसके बाद डॉन जब यून सू को थप्पड़ मारता है तो एक ही थप्पड़ में यून सू गिर जाता है। हालांकि बाद में यून सू काफी अच्छा खेलने लगता है। वो एक एक करके उसके गाल पर बहुत जोर जोर से थप्पड़ मारने लगता है। वैसे यून सू के मुकाबले डॉन की ताकत सच में बहुत ज्यादा थी, पर यून सू अपने एक्सप्रेशन से किसी को यह पता नहीं चलने देना चाहता था। और जब यून सू को समझ आता है कि वो डॉन से किसी भी हाल में जीत नहीं पाएगा, तो वो यहाँ एक चीटिंग करने का फैसला करता है। दिखता है कि वो डॉन को थप्पड़ की जगह ऐसा जोर का गुस्सा मारता है कि एक ही पंच में डॉन हार जाता है। और यून सू ने वो थप्पड़ इस तरीके से मारा था कि कोई वहाँ समझ ही नहीं पाता कि वो एक पंच था। इसीलिए यून सू वहाँ चिल्लाकर अपनी जीत सेलिब्रेट करने लगता है। लेकिन इस खेल को शुरू से आखिर तक हान बहुत ध्यान से देख रहा था, इसीलिए कोई और ना समझ पाए, पर वो यून सू की चालाकी ठीक पकड़ लेता है। यहाँ तक कि डॉन को भी समझ आ जाता है कि यून सू ने उसे थप्पड़ की जगह गुस्सा मारा है, इसलिए डॉन यहाँ किसी भी हाल में हार नहीं मान रहा था। इस वजह से दिखता है कि यून सू और डॉन के बीच एक बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि डॉन के बंदे भी वहाँ यून सू को मारने आ जाते हैं। हालांकि यून सू असल में डॉन जितना ताकतवर नहीं था, पर वो दिमाग से बहुत ज्यादा तेज था, इसलिए वो यहाँ हर एक प्रिजनर के साथ अपना दिमाग लगाकर फाइट कर रहा था, जिसके चलते कोई भी प्रिजनर उससे फाइट में जीत नहीं पा रहा था। एक पॉइंट पर फाइट इतनी सीरियस लेवल पर चली जाती है कि कोई भी यून सू को रोक नहीं पा रहा था। तो आखिर में जेल के गार्ड्स आकर यून सू को रोकने पर मजबूर हो जाते हैं। इधर हान दूर बैठकर यून सू की यह सारी चालाकियां देख रहा था। हालांकि उसने उसकी चीटिंग पकड़ ली थी, पर वो उसके दिमाग को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ था। इसीलिए उस रात वो यून सू के सेल में आता है और वो यून सू को बताता है कि उसका नाम हान है। वो काफी समय से इस जेल में है, इसलिए इस जेल के बारे में वो बहुत कुछ जानता है। यून सू तब जानना चाहता है कि वो असल में उसे यह सब क्यों बताने आया है। हान तब उसे कहता है, मैं समझ गया हूँ कि तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन इस जेल में इतना भी खुद को टेढ़ा मत दिखाओ। और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, इस जेल में असल में दो कैटेगरी के प्रिजनर्स रहते हैं। एक है नॉर्मल कैटेगरी, जिनके साथ तुम किसी भी मामले में जीत सकते हो, और दूसरी है खतरनाक कैटेगरी, जिससे पंगा लेने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। और आज तुमने जो किया है वो अपनी मुसीबत को खुद बुलाने जैसा ही है, क्योंकि डॉन इस जेल का सबसे खतरनाक प्रिजनर है। अब अगली सुबह दिखता है कि उस जेल के काफी सारे प्रिजनर्स एक साथ बैठकर एक्सरसाइज कर रहे थे, क्योंकि इस जेल में टिके रहने के लिए ताकत की जरूरत थी। इधर यून सू ही सब कुछ घूम घूम कर देख रहा था, लेकिन ठीक तभी उसके पास एक प्रिजनर आता है जो कि थोड़ा रिलीजियस किस्म का था। वो अपने हाथ में हमेशा एक बाइबल लेकर घूमता था। वो यहाँ यून सू से कहता है, कल तुमने डॉन और उसके बंदों को मारा, फिर भी उन्होंने अभी तक तुम्हें कुछ नहीं कहा। हो सकता है वो तुम्हारी स्मार्टनेस देखकर तुमसे थोड़ा डर रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्योंकि इस जेल में शायद मैं सबसे कमजोर हूँ। यून सू तब उसे कहता है, ठीक है, पर क्या आप मुझे यहाँ के हान नाम के प्रिजनर के बारे में कुछ बता सकते हैं? वो बंदा तब उसे बताता है कि हान असल में शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर है और इस जेल के अंदर सबसे ज्यादा पावर उसी के पास है। हालांकि वो हमेशा शांत रहता है, पर वही यहाँ का असली लीडर है। यहाँ तक कि यहाँ की पुलिस भी उसके हाथों में है। असल में इस जेल में जब जो प्रिजनर्स आते हैं, तब वो सभी अपनी पावर और ताकत के दम पर यहाँ अपनी जगह बनाते हैं। हान ने भी ऐसा ही किया था। वो पहले दिन इस जेल में आया और यहाँ के सभी लोगों को फाइट में हरा दिया, और तभी से वो यहाँ का लीडर है। यहाँ तक कि उसने जेल में सिगरेट का बिजनेस भी अपने अंडर कर लिया था। असल में जेलों में अलग अलग सिगरेट्स और ड्रग्स का बिजनेस इसी तरह चलता है। इस सारे बिजनेस में पुलिस के भी शामिल होने की वजह से हान बाहर से सस्ते दाम में सिगरेट लेकर आता है और प्रिजनर्स को महंगे दाम में बेचता है। ये असल में उसका एक बहुत बड़ा बिजनेस था, और इस बिजनेस से बहुत सारा पैसा पुलिस के हाथ में देने की वजह से पुलिस वाले उसे जब चाहें जेल के बाहर जाने देते हैं। इसीलिए हान बहुत आसानी से जेल के साथ साथ पूरे शहर में अपना बिजनेस अभी भी चला रहा है। इसके अलावा हान ही यहाँ का अकेला प्रिजनर है जिसके पास फोन है। वो फोन के जरिए किसी भी वक्त अपने गैंग से कांटेक्ट कर सकता है, इसलिए उससे जेल के ताकतवर लोग भी पंगा नहीं लेते थे। यानी कुल मिलाकर हान इस जेल का सबसे
सबसे बड़ा माफिया था। अब कहानी फिर से चली जाती है अब से लगभग 3 साल बाद, यानी प्रेजेंट टाइम में, जब हान यूनसू को जेल से रिसीव करने के बाद सीधा अपने बॉस यंग चुल के पास लेकर जाता है। यंग चुल तब उन दोनों को लेकर रात के वक्त एक गैंगस्टर्स की पार्टी में चला जाता है और यंग चुल यहाँ यूनसू के टैलेंट की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था, क्योंकि जब तक यूनसू रिहा हुआ तब तक हान ने यंग चुल को यूनसू के बारे में सब कुछ बता दिया था, इसलिए वो भी यूनसू के बारे में सब कुछ जानता था। और यंग चुल अब यूनसू को लेकर बहुत खुश था कि यूनसू जेल से निकलते ही उसके गैंग में ज्वाइन हो गया है, क्योंकि यूनसू जैसे इतने स्मार्ट बंदे की उसके गैंग में बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो यंग चुल जब यहाँ यूनसू की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था तब दिखता है कि ब्यूंग इससे बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा था, जो कि रिश्ते में यंग चुल का भतीजा लगता था। असल में ब्यूंग को यहाँ बहुत टेंशन हो रही थी। वो सोच रहा था कि कुछ दिन बाद शायद यूनसू उसकी जगह ले लेगा, इसलिए वो जेलस होकर यूनसू को बहुत छोटा दिखाने की कोशिश करते हुए बात कर रहा था। अब दिखता है कि यहाँ यूनसू को छोटा दिखाकर बात करने की वजह से यंग चुल ब्यूंग पर बहुत गुस्से में आ जाता है और सबके सामने ब्यूंग को कई सारे थप्पड़ मार देता है। इस तरह सबके सामने उसके चाचा ने उस पर हाथ उठाया तो ब्यूंग को बहुत ज्यादा इंसल्ट फील होती है, इसलिए वो सीधा पार्टी से निकलकर अपनी गाड़ी लेकर बहुत दूर चला जाता है और वहाँ बहुत रोने लगता है, यहाँ तक कि उसके मन में यूनसू के लिए गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अब दूसरी तरफ पार्टी में दिखता है कि यंग चुल यहाँ यूनसू से उसकी जेल के किस्से जानना चाहता था कि उसने कैसे हान जैसे बड़े आदमी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसके बाद कहानी फिर से चली जाती है आज से लगभग 3 साल पीछे। हम उसी जेल को देखते हैं। जेल में हान के दिन काफी अच्छे बीत रहे थे। वो पूरी जेल पर अपना राज चला रहा था, लेकिन अचानक एक दिन दिखता है कि उस जेल में एक और गैंगस्टर आ जाता है जिसका नाम किम था। किम असल में हान से भी कहीं ज्यादा बदनाम गैंगस्टर था। उसके पास पैसा और पावर सब कुछ हान से ज्यादा थी और हान उसके बारे में बहुत पहले से जानता था, इसलिए किम के जेल में आने के बाद हान उससे बात को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि वो खुद किम के पास जाकर थोड़ा झुक जाता है। वो किम से कहता है कि वो जेल में सिगरेट का जो बिजनेस चला रहा है उस बिजनेस की आधी पार्टनरशिप वो उसे देने के लिए तैयार है, क्योंकि हान जानता था कि किम वैसे भी इस बिजनेस को अपने कब्जे में कर सकता है। लेकिन किम यहाँ उसे साफ साफ कह देता है कि यह बिजनेस वो अकेला ही करेगा और अगर उसके रास्ते के बीच कोई रुकावट बना तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, और हान जैसे औकातलेस बंदे को तो बिल्कुल नहीं। यानी किम यहाँ हान को बहुत इंसल्ट करके बात कर रहा था। ठीक उसी वक्त हान के पास उसका एक बंदा आकर बताता है कि उनके टीम के एक प्रिजनर को पुलिस उठाकर ले गई है। हान इस पर थोड़ा हैरान होता है और वो जल्दी से जेल के वार्डन के पास जाता है। वहां जाकर दिखता है कि उनके टीम के उस प्रिजनर को बहुत बेरहमी से पीटा जा रहा है, और इस मामले में हान जब वार्डन से बात करने जाता है तो उसे समझ आता है कि वार्डन अब उसके साइड नहीं है, बल्कि किम ने उन्हें हान से भी ज्यादा पैसा देकर खरीद लिया है। इसलिए सब लोग अब किम के सपोर्ट में थे और किम के कहने पर ही हान के बंदे को लाकर इस तरह पीटा जा रहा था। यह सब जानकर हान बहुत गुस्से में आ जाता है और वो सीधा जेल के वार्डन को मारने जाता है तो दिखता है कि पुलिस वाले उसे पीट पीट कर उसकी हालत खराब कर देते हैं। इसके बाद उसे काफी दिनों तक एक अकेले सेल में बंद करके रखा जाता है। यानी हान की सारी पावर एक ही दिन में खत्म हो गई थी। इस तरह देखते ही देखते बहुत सारा समय बीत जाता है और एक दिन किम को पता चलता है कि हान को सेल से बाहर निकाला जाने वाला है, पर वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि हान अगर बाहर आया तो वो उसके पीछे पड़ने की पूरी कोशिश करेगा, इसलिए सबसे अच्छा प्लान ये होगा कि हान को जान से मार दिया जाए। तो किम यहाँ अपने लड़कों के साथ हान को मारने का प्लान बनाता है। इसके बाद दिखता है कि हान को जिस दिन उस सेल से छोड़ा जाता है तब किम अपने एक बंदे को भेज देता है हान को मारने के लिए। वो बंदा असल में एक बहुत ही तेज धार वाला चाकू हाथ में लेकर हान की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से उस वक्त उस जगह पर यूनसू था और यूनसू ने इस बात को बहुत अच्छी तरह नोटिस कर लिया था। वो समझ गया था कि हान को मारने का प्लान बनाया गया है। यूनसू तब तुरंत आकर उस बंदे से फाइट करने लगता है और वो किसी तरह उस बंदे को हरा देता है, जिसके चलते वो बंदा और हान को नहीं मार पाता। इधर हान भी यहाँ पूरी बात समझ गया था कि उसे मारने के लिए बंदा भेजा गया था और यूनसू ने उसे बचाया है। अब अगली सुबह यूनसू तब हान से मिलने आता है और हान यूनसू पर खुश होकर उसे एक सिगरेट का पैकेट गिफ्ट करता है, जो कि उस जेल की बहुत कीमती चीज थी। लेकिन यूनसू यहाँ इन सब चीजों पर ध्यान न देते हुए हान से कहता है, अच्छा क्या आपके पास आपका वो मोबाइल फोन है? पर हान को समझ नहीं आ रहा था कि यूनसू उसके मोबाइल का क्या करेगा, लेकिन यूनसू असल में प्लान बना रहा था कि कैसे हान की जगह उसे वापस दिलवाई जाए। अब अगले सीन में दिखता है कि यूनसू हान को लेकर जेल के वार्डन के पास आता है। यूनसू ने असल में हान के फोन में बहुत सारी फोटोज देखी थी, जो फोटोज जेल में बैठकर हान ने ड्रग्स और बाकी नशीली चीजों को लेकर खींची थी। इसीलिए इन फोटोज को देखकर यूनसू के दिमाग में एक आइडिया आया था। वो तब जेल के वार्डन को ये फोटोज दिखाकर कहता है, ये फोटोज देखकर क्या आपको कुछ समझ आ रहा है? हमारी इस जेल में इस तरह बहुत बड़े लेवल पर ड्रग्स की स्मगलिंग होती है। जब भी यहाँ कोई पावरफुल प्रिजनर आता है तो वो इस पूरी जेल में अपने हिसाब
हिसाब से अपना बिजनेस चलाता है और यह करने में उनकी मदद जेल के वार्डन और बाकी पुलिस ऑफिसर्स करते हैं। जैसे कि फिलहाल आप वार्डन हैं और आप अब इस सारे ड्रग्स के बिजनेस में मदद कर रहे हैं, बदले में आपको भी एक बहुत बड़ा अमाउंट मिल रहा है जिसका सारा प्रूफ इस फोन के अंदर है। लेकिन आप एक बार सोचिए तो अगर ये सारी फोटोज और डिटेल्स मीडिया में वायरल हो गई तो आप लोगों की क्या हालत हो सकती है, सोच रहे हैं। हमने पहले ही अपनी टीम को सारी फोटोज और डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं, इसलिए अगर आप हान के कहे मुताबिक काम नहीं करेंगे तो ये फोटोज बहुत जल्द वायरल हो जाएंगी। तब आप खुद को किस पोजीशन में देखेंगे, ये सोचकर ही मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। हान यहाँ यूनसू का ऐसा दिमाग देखकर एकदम इम्प्रेस हो गया था। इधर वार्डन उन दोनों पर बहुत गुस्से में था। उसका तो दिल कर रहा था कि उन दोनों को जान से ही मार दे, लेकिन चूंकि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर फिर से हान के साइड आ जाता है, जिसके चलते दिखता है कि बहुत ही कम समय में हान को अपनी पावर वापस मिल जाती है। अब उस रात को दिखता है कि हान किम को पकड़कर जेल के किचन में लेकर आता है और वो बार बार उससे जानना चाहता है कि उसे इस जेल में किसने भेजा है, लेकिन किम यहाँ कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इसलिए हान बहुत गुस्से में आ जाता है और उस पर बहुत टॉर्चर करता है, यहाँ तक कि एक पॉइंट पर वो उसके पैरों पर गर्म पानी तक डाल देता है। और यहाँ हान किम के साथ उसके एक साथी को भी लेकर आया था, तो वो यहाँ हान की ऐसी बेरहमी देखकर डर के मारे तुरंत हान के सामने सब कुछ उगल देता है। वो उसे बताता है कि उसके ही बॉस इंचुल ने उसे मारने के लिए भेजा है। लेकिन यह बात सुनकर हान तो बिल्कुल यकीन ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जिस इंसान के लिए उसने इतने सालों तक पूरी वफादारी के साथ काम किया, वही अब उसे जान से मार देना चाहता है। हान जानना चाहता है कि इंचुल ऐसा क्यों करेगा। किम का वो साथी तब उसे बताता है कि असल में इंचुल के दिल में हान को लेकर एक बहुत बड़ा डर बैठ गया है। उसे लग रहा है कि हान के पास जो पावर और दबदबा है, उसके दम पर वो शायद एक दिन उसे हटाकर इस पूरे गैंग का लीडर बन जाएगा। इसलिए उसे हान को अपने रास्ते से साफ कर देना ही सबसे सही लगा। ये सारी बातें सुनकर हान यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में पागल होकर किम के मुंह पर गरम तेल डाल देता है। इसके बाद वो उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है और बाद में जेल के वार्डन के सपोर्ट से वो खुद को बचा लेता है। इसके बाद हमें एक बार फिर प्रेजेंट टाइम का सीन दिखता है। ये इंसिडेंट असल में किम के मर्डर के लगभग 32 दिन बाद का था। इंचुल यहाँ अपने भतीजे ब्युंग के साथ बात कर रहा था। इंचुल तब उससे कहता है, मुझे तो किम की मौत पर अभी भी शक हो रहा है, कहीं हान ने ही तो उसे नहीं मारा। तब ब्युंग कहता है, हान उसे भला बिना वजह क्यों मारने जाएगा। इंचुल तब उसे बोलता है, अगर ऐसा है कि हान को हमारे प्लान की सारी बातें पता चल गई हैं और अगर सच में हान ये सब जान गया है तो ये हमारे गैंग के लिए बहुत बड़ी आफत है। इसलिए जितना जल्दी हो सके हान को हमारे रास्ते से हटाना होगा। लेकिन सामने हमारी रूस के साथ एक बहुत बड़ी डील होने वाली है, जिस डील में हमें हान की बहुत ज्यादा जरूरत है। हान के बिना ये डील कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी, इसलिए तब तक हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा। इसके बाद कहानी एक बार फिर से 3 साल पीछे चली जाती है, जहाँ एक स्क्रीन पर इंचुल को दिखाया जा रहा था। असल में सोंग आज पुलिस की एक मीटिंग में आया हुआ था और इस मीटिंग में वो आकर इंचुल के सारे काले कारनामे सामने रख रहा था। तो सोंग यहाँ सभी बड़े ऑफिसर्स को बताता है, यह इंचुल असल में कोरिया का सबसे बड़ा मछली का बिजनेसमैन है। वो देश में अलग अलग तरह की मछलियों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के काम से जुड़ा हुआ है। चारों तरफ उसका बहुत बड़ा नाम है, यहाँ तक कि वो देश के फिशरीज मिनिस्ट्री के बहुत बड़े पोजीशन पर है। इसलिए उसके हाथ में बहुत ज्यादा पावर और पैसा है और वो अपनी इसी पावर का फायदा उठाकर मछली के बिजनेस की एड में सालों से ड्रग्स डीलिंग का काम कर रहा है। पोर्ट पर उसके कुछ स्पेशल शिप्स, उन्हीं शिप्स के जरिए जब वो मछलियां एक्सपोर्ट करता है तो मछलियों के अंदर अलग अलग तरीकों से ड्रग्स छुपा कर लाता है और ड्रग्स की स्मगलिंग करता है। और इस तरह हमारे पूरे कोरिया में ये इलीगल बिजनेस फैल रहा है। और चूंकि उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का भी हाथ है और देश के बड़े बड़े मंत्री और एमपी भी उसकी मुट्ठी में हैं, इसलिए उसके इस सारे काम के खिलाफ फिलहाल मेरे पास कोई पक्का सबूत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मेरी मदद करे तो मैं जरूर इसके खिलाफ सारे सबूत निकाल कर सामने ला सकता हूँ। लेकिन यहाँ पुलिस का जो बड़ा ऑफिसर होता है वो तुरंत सोंग को इस केस को क्लोज करने के लिए कह देता है, क्योंकि जब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और बड़े बड़े लोगों का हाथ शामिल है तो इस केस के पीछे पड़ने से उनका टाइम वेस्ट होने के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसके अलावा इस केस से लड़ने गए तो मिनिस्ट्री की तरफ से उन पर प्रेशर आ सकता है, क्योंकि इंचुल हर साल देश की इकोनॉमी में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इसलिए देश का एडमिनिस्ट्रेशन खुद नहीं चाहेगा कि इंचुल को कुछ भी हो। ये सब बोलकर ऑफिसर केस को यहीं पर दबा देता है। इस बात पर सोंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो किसी भी हाल में गलत के साथ समझौता नहीं करना चाहता था। इसलिए वो हार ना मानते हुए अपनी कोशिश जारी रखता है। इसके बाद वो मीटिंग खत्म करके पुलिस के एक बहुत बड़े ऑफिसर के पास जाता है। वो उस ऑफिसर से बार बार रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे थोड़ी मदद करे और बस एक बार उसे एक मौका देकर देखे। वो जरूर इंचुल के खिलाफ सारे सबूत निकाल लेगा और अगर ऐसा नहीं हुआ और माफिया इसी तरह बचता रहा तो उनका यह देश बहुत ही कम समय में पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यह ऑफिसर भी उसकी कोई बात सुनने
सुनने को तैयार नहीं था। ऐसे में सोंग उसे बताता है कि उसके पास एक सॉलिड प्लान है। उसे पता चला है कि इंचुल का एक बहुत ही खास बंदा जेल में बंद है जिसका नाम हान है, इसलिए वो चाहता है कि उन्हीं का एक बंदा जेल के अंदर भेजा जाए जो जेल में जाकर जैसे भी हो हान का भरोसा जीत सके। इसके बाद वो चालाकी से घुस जाएगा हान के गैंग के अंदर। इससे क्या होगा कि उसके जरिए पुलिस हान के गैंग की सारी बातें जान पाएगी और सारे प्रूफ्स कलेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। सोंग का यह प्लान ऑफिसर को काफी पसंद आता है, क्योंकि अगर उनके पास पक्के सबूत होंगे और उन्हें मीडिया के सामने लाया जाएगा तो देश की मिनिस्ट्री भी कुछ नहीं कर पाएगी। इसके बाद इस मिशन के लिए सिलेक्ट किया गया यून सू को, क्योंकि यून सू देखने में काफी कम उम्र का लगता था, इसलिए कोई भी उस पर शक नहीं करता। और अगर वो हान की थोड़ी मदद कर देता तो हान का दिल भी उस पर पिघल जाता। तो यून सू को जब इस पूरे मिशन के बारे में बताया जाता है तो वो शुरू में इस मिशन पर बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इस काम में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था और उसे अपनी माँ की देखभाल करनी थी जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी। उनकी दोनों किडनीज खराब हो चुकी थी, इसलिए उनका किडनी ट्रांसप्लांट होना था और यून सू को हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहना पड़ता था। लेकिन सोंग तब यून सू को वादा करता है कि अगर यून सू इस मिशन पर चला जाता है तो उसकी माँ की देखभाल वो खुद करेगा, यहाँ तक कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी वो लोग करवा देंगे। अब यून सू के पास इतने पैसे तो थे नहीं कि वो खुद अपनी माँ का ट्रांसप्लांट करवा सके, इसीलिए आखिरकार वो इस मिशन पर जाने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वो सीधा एक प्रिजनर बनकर जेल चला जाता है, यानी वो कोई क्रिमिनल नहीं था बल्कि कैदी के भेष में एक सिविल पुलिस ऑफिसर था। फिर यून सू प्लान के मुताबिक सब कुछ करने लगता है और धीरे धीरे वो हान का भरोसा जीत लेता है, जिससे वो हान का काफी खास बंदा बन जाता है। इसके बाद एक दिन दिखता है कि हान से मिलने जेल में ब्योंग आता है। ब्योंग यहाँ इंचुल की सारी बातें हान को उगल देता है। वो उसे बता देता है कि इंचुल ने ही उसे जान से मारने के लिए जेल में किम को भेजा था। यहाँ तक कि वो उसे इंचुल के खिलाफ बहुत ज्यादा भड़काने लगता है और फाइनली वो उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। वो कहता है कि हान जेल से निकलते ही इंचुल को साफ कर दें, क्योंकि इंचुल उन्हें हमेशा अपने पालतू कुत्ते जैसा समझता है। इंचुल को मारने का जो भी इंतजाम होगा वो सब ब्योंग खुद करेगा और वो हान को इंचुल की गद्दी दे देगा, क्योंकि इंचुल ने उसकी बहुत इंसल्ट की थी जिसका बदला वो इस तरह लेना चाहता था। लेकिन असल में हान के दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा था। वो खास तौर पर यूनसू के बारे में सोच रहा था, क्योंकि पहले ही दिन से उसे यूनसू पर थोड़ा शक था, इसलिए वो ऊपर ऊपर से तो यूनसू पर भरोसा दिखाता था पर अंदर ही अंदर उसे डाउट था। इस वजह से वो यहाँ ब्योंग को कहता है कि वो यूनसू के बारे में पता लगाए, यूनसू के पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक की सारी डिटेल्स उसे ला कर दे। हान असल में उतना भी बच्चा नहीं था जितना सोंग ने उसे समझ लिया था। अब एक दिन जेल में बैठकर यूनसू को पता चलता है कि उसकी माँ का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। उसकी माँ बाहर टहलने निकली थी, तभी एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी और उनकी मौका ए वारदात पर ही मौत हो गई। ये बात सुनकर यूनसू एकदम पागल सा हो जाता है। वो तो सिर्फ अपनी माँ के लिए ही इस मिशन पर आया था और अब वो उन्हें आखिरी बार देखना चाहता था, इसलिए वो सोंग से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि सोंग उसे सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ से बाहर निकाले ताकि वो अपनी माँ के फ्यूनरल में शामिल हो सके। लेकिन सोंग उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उसके बाहर जाने से भी वो वापस नहीं आएंगी और यह मिशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूनसू को एक दिन के लिए भी जेल से बाहर निकाला गया तो हान समझ जाएगा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई स्पेशल बंदा है जिससे उनका पूरा मिशन फेल हो जाएगा। यूनसू बहुत गुस्से में आ जाता है और सोंग से कहता है कि अगर उन्होंने उसे बाहर नहीं निकाला तो वो खुद जाकर हान को सब कुछ सच सच बता देगा। पर सोंग तब उसे धमकाता है कि अगर यूनसू ने ऐसा कुछ किया तो उसे एक बहुत बड़े केस में फंसाकर फांसी दे दी जाएगी, जिससे उसे जिंदगी भर जेल में ही सड़ना पड़ेगा। अब यूनसू के पास भी कोई रास्ता नहीं बचा था। इसके बाद यूनसू धीरे धीरे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। वो सोचने लगता है कि इस मिशन पर आना ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। उसे यह भी शक होता है कि कहीं हान को सब पता तो नहीं चल गया और उसी ने उसकी माँ को मरवा दिया हो। इसलिए हान पर यूनसू का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और एक दिन तो वो हान को मारने ही चल देता है। लेकिन हान उसे शांत करता है और कहता है कि इन सब में उसका कोई हाथ नहीं है, वो तो उसकी माँ को जानता तक नहीं। फिर एक दिन दिखता है कि हान खुद पुलिस को पैसे खिलाकर यूनसू को जेल से बाहर निकालने का जुगाड़ कर देता है, जिससे यूनसू अपनी माँ के फ्यूनरल में शामिल हो पाता है। जो मौका उसे पुलिस ने नहीं दिया वो मौका उसे हान ने खुद दिला दिया ताकि वो अपनी माँ को आखिरी बार देख सके। इस वजह से यूनसू के दिल में हान के लिए एक इज्जत पैदा हो जाती है और पुलिस के लिए उसके अंदर बहुत ज्यादा नफरत भर जाती है। इस इंसिडेंट के बाद दिखता है कि हान और यूनसू के बीच सच में एक बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बातें शेयर करने लगते हैं। एक रात हान यूनसू को बताता है कि बचपन से ही उसकी लाइफ बाकी आम बच्चों जैसी नहीं थी। उसने बहुत तकलीफों में अपना वक्त गुजारा है। उसका बाप कोई काम धंधा नहीं करता था, जिसके चलते घर में बहुत ज्यादा गरीबी और परेशानी थी। यहाँ तक कि हर रात उसका बाप शराब के नशे में धुत
तृप्त होकर घर आता और उसकी माँ पर और उस पर बहुत जुल्म करता था। और जब जुल्म की सारी हदें पार हो गईं, तो एक दिन उसकी माँ ने उन सबके खाने में जहर मिला दिया। लेकिन हान ने यह सब देख लिया था, इसलिए उस दिन उसने जहर वाला खाना नहीं खाया, पर उसके माँ बाप वो खाना खाकर मर गए। उसके बाद से हान एकदम अकेला हो गया और तभी उसे समझ आ गया था कि इस दुनिया में एक अच्छा इंसान बनकर जीना कितना मुश्किल है। इसलिए आखिरकार उसने जिंदा रहने के लिए गलत रास्ता चुन लिया और एक बड़ा गैंगस्टर बन गया जिससे अब सब डरते हैं। लेकिन उसने अपनी पूरी लाइफ में एक ही चीज सीखी थी कि कभी किसी इंसान पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हालात जैसे होंगे उसी के हिसाब से डिसीजन लेकर आगे बढ़ना होगा। हान की यह सारी बातें सुनकर यून सू को समझ आता है कि हान को जितना बुरा वो समझता था, हान असल में उतना बुरा नहीं है, बल्कि वो हालात का सताया हुआ है। इसलिए यून सू यहाँ हान को सारी सच्चाई बता देता है कि वो एक सिविल पुलिस ऑफिसर है। इसके बाद वहाँ क्या हुआ यह नहीं दिखाया जाता। अब कहानी फिर से चली जाती है 3 साल बाद, यानी प्रेजेंट टाइम में, जब यून सू हान के गैंग में शामिल हो चुका था। तब हान यून सू को लेकर एक दूसरे गैंग के पास आता है। असल में यून सू को उस गैंग से कुछ फेक सील्स खरीदने थे और चूंकि यून सू दिमाग से बहुत चालाक था, इसलिए हान ने उसे इस मिशन को पूरा करने के लिए भेजा था। तो यून सू जब यहाँ उससे सील खरीदने की बात कर रहा था, तब यून सू को देखकर वो बंदा बहुत हंसने लगता है, क्योंकि वो देखने में काफी छोटा लगता है। इसलिए वो उसे कमजोर समझकर बहुत इंसल्ट करके बात कर रहा था। इधर देखा जाता है कि यून सू के हाथ में एक घड़ी है और उस घड़ी में एक ऐसा सिस्टम था जिसके जरिए सोंग अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ चल रही सारी बातें सुन पा रहा था। यानी यून सू अभी भी पुलिस टीम के लिए ही काम कर रहा है। ठीक उसी वक्त यून सू गुस्से में आकर उसके हाथ में एक चाकू घुसा देता है। इस वजह से यहाँ एक बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है। इधर हान वेट कर रहा था कि इस गैंग की पूरी टीम कब यहाँ आएगी, क्योंकि इसके बाद ही वो अपने पूरे गैंग के साथ उन पर अटैक करके उन्हें हरा देगा। इसके बाद दिखता है कि उस बंदे का पूरा गैंग वहाँ आ जाता है और हान भी तब अपनी टीम लेकर फाइट के लिए आगे बढ़ता है। इधर यून सू यहाँ उस गैंग के लीडर को बहुत बेरहमी से पीट रहा था, क्योंकि उसने उसकी बहुत इंसल्ट की थी। लेकिन एक पॉइंट पर पीटते पीटते यून सू रियलाइज करता है कि उसके हाथ में जो घड़ी थी उसका माइक्रोफोन खराब हो चुका है। इस बात पर पुलिस को यून सू पर शक हो रहा था और सोंग यही सोच रहा था कि क्या यून सू ने यह काम जानबूझकर किया है। इसके कुछ ही दिनों बाद दिखता है कि हान यून सू को लेकर अपने सबसे बड़े ड्रग डीलर यानी एक रशियन ड्रग डीलर के पास आता है। इसके बाद हान उस ड्रग डीलर के साथ बात कर रहा था और जब वो लोग बात करने में बिजी थे, तब मौका पाकर यून सू बाहर चला आता है और ठीक ऐसे वक्त पर वहाँ एक पुलिस वाला आकर उसे एक साइड लेकर जाता है। वो यून सू से कहता है कि उस पर पुलिस की पूरी टीम अब शक कर रही है कि क्या वो सच में पुलिस के लिए काम कर रहा है या वो सच में हान की टीम का बंदा बन चुका है और उसने अपनी घड़ी क्यों खराब की। यून सू उसे बताता है कि उसने यह काम जानबूझकर नहीं किया और वो इतने सालों से पुलिस के साथ काम कर रहा है, तो उस पर इस तरह शक करना क्या सही है। इसके बाद पुलिस का वो बंदा उसे एक और घड़ी दे देता है। ठीक उसी वक्त वहाँ हान आ जाता है और यून सू ये समझकर तुरंत उस पुलिस ऑफिसर को पीटने लगता है। हान तब उससे जानना चाहता है कि इतनी इंपॉर्टेंट डील करने आकर वो यहाँ फाइट क्यों कर रहा है। यून सू तब हान से कहता है कि ये बंदा एक गे है, वो तो बाहर सिर्फ टॉयलेट जाने के लिए आया था और इस बंदे ने आकर उसे डिस्टर्ब किया, इसलिए वो उसे पीट रहा है। यह बात सुनकर हान भी गुस्से में आकर उस बंदे को मारने लगता है, पर यून सू उसे किसी तरह संभालता है। इसके बाद यून सू हान के साथ अंदर आने के बाद हान को बताता है कि बाहर का वो बंदा असल में पुलिस का आदमी था और वो उसे मिशन हैंडल करने के लिए एक और घड़ी देकर गया है। यह बात सुनकर हान थोड़ा डर जाता है और वो यून सू पर एक बार फिर शक करने लगता है। वो तब यून सू को डराकर जानना चाहता है कि क्या वो सच में उसका बंदा है या अभी भी पुलिस के लिए ही काम कर रहा है। यून सू तब हान से कहता है कि पुलिस का आदमी होने के बावजूद उसने बहुत पहले ही उसे सारी सच्चाई बता दी थी और पुलिस के मिशन के हर एक स्टेप पर जो कुछ भी हो रहा है वो उसे सब कुछ शेयर कर रहा है। फिर भी अभी तक हान उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। हान तब यून सू से कहता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ में इतने धोखे खाए हैं कि वो अब किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता और हर बार उसने धोखा अपने सबसे करीबी इंसान से ही खाया है। इसके बाद यून सू हान से एक ही बात कहता है कि हान उस पर भरोसा करे या ना करे, पर वो सच में हान को दिल से अपना दोस्त मानता है और उसे अपने बड़े भाई की नजर से देखता है, इसलिए चाहे जो कुछ भी हो जाए वो उसे धोखा नहीं देगा। हालांकि यहाँ एक बात क्लियर समझ नहीं आ रही थी कि यून सू असल में सच में किसके लिए काम कर रहा है। अब कुछ दिनों बाद दिखता है कि इन चुल हान के साथ उनके अगले एक मिशन के बारे में बात कर रहा है। वो लोग असल में अब रूस से नए तरह के ड्रग्स लाना चाहते हैं। हान तब कहता है कि पहली किस्त में ही वो लोग लगभग 50 किलो ड्रग्स लेकर आएंगे, जिससे उनके बिजनेस में बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है। अब एक दिन हान एक रेस्टोरेंट में बैठकर ब्यूंग के साथ बात कर रहा था। ब्यूंग यहाँ हान से कहता है कि वो यून सू पर बिल्कुल ट्रस्ट ना करे, उसे चाहिए कि वो यून सू को साफ कर दे, क्योंकि उसे यून सू के लक्षण सही नहीं लग रहे। उसे लगता है कि यून सू पुलिस के लिए ही काम कर रहा है। असल में ब्यूंग यून सू के बारे में जानता था, पर हान यहाँ ब्यूंग से कहता है कि यून सू उसका बहुत वफादार
बंदा है और वो उसे धोखा नहीं देगा। अब हमें इस पूरी कहानी के एक बड़े सीक्रेट के बारे में पता चलता है। असल में जेल में ब्युंग जिस दिन हान से मिलने आया था, उस दिन उसने यून सू से पहले ही हान को बता दिया था कि यून सू को असल में पुलिस के एक मिशन पर भेजा गया है, जिसके जरिए उसे और उसके गैंग को पकड़ा जा सके। ये सब जानकर हान ने तब फैसला किया था कि पुलिस के बिछे जाल में वो पुलिस वालों को ही फंसाएगा और इसके लिए वो सच में यून सू का भरोसा जीतेगा। और इसी वजह से यून सू की माँ की जो मौत हुई थी, उसके पीछे खुद हान का ही हाथ था। हान ने ही असल में अपने बंदों के जरिए यून सू की माँ का एक्सीडेंट करवाया था, क्योंकि वो जानता था कि पुलिस कभी नहीं चाहेगी कि यून सू बाहर जाए। इसलिए बाद में पुलिस ने जब उसे बाहर निकालने का जुगाड़ नहीं किया, तो हान ने खुद यून सू को बाहर भेजने का इंतजाम किया, जिससे यून सू के दिल में उसके लिए एक सिंपैथी पैदा हो गई। यानी यून सू जो हान के साइड हो गया था, ये असल में हान का ही प्लान था। लेकिन इसके बाद यून सू ने खुद ही उसे बता दिया था कि वो पुलिस से है और तब से यून सू हान के गैंग में रहकर पुलिस वालों को ही धोखा दे रहा है। और इतने दिनों में हान को यून सू का ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसके लिए वो उस पर शक करे, इसलिए वो यून सू पर सच में ट्रस्ट करता था। इसके बाद एक दिन दिखता है कि यून सू बहुत उदास होकर अपनी माँ की कब्र के पास बैठा हुआ था, पर ठीक तभी कुछ लोग आकर उसका मुंह बंद करके उसे उठा ले जाते हैं। इसके बाद उसे एक जगह पर बांधकर आग में जलाकर मारने की कोशिश की जा रही थी। और यहाँ वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि हान ने ही असल में यून सू को मारने के लिए बोला है, क्योंकि वो अब नहीं चाहता कि उसके गैंग में कोई पुलिस का बंदा रहे। लेकिन यून सू यहाँ चालाकी करते हुए कहता है कि उसने तो हान को कभी नहीं बताया कि वो पुलिस से है, तो हान को ये कैसे पता चला। इसके बाद दिखता है कि यून सू का मास्क वहीं पर हटा दिया जाता है और यून सू देखता है कि उसे असल में पुलिस ने ही किडनैप किया है। और वो लोग चालाकी से यून सू से यह जानना चाहते थे कि क्या यून सू ने हान को अपनी असलियत बता दी है और सब कुछ उगल दिया है। लेकिन यून सू तो खुद बहुत ज्यादा चालाक था। पुलिस वाले यहाँ कुछ भी समझ नहीं पाते, इसलिए पुलिस वाले एक बार फिर से यून सू पर ट्रस्ट करने लगते हैं। इसके बाद यून सू सोंग के पास आकर कहता है कि सामने हान लोगों का एक बहुत बड़ा मिशन है, वो रूस के साथ एक बहुत बड़ी डील करने जा रहे हैं। हालांकि उसका टाइम और डेट अभी फिक्स नहीं हुई है, जैसे ही ये फिक्स हो जाएगी वो सोंग को सब कुछ बता देगा। इसके बाद यून सू सोंग के पास आकर जानना चाहता है कि अब उसकी माँ के एक्सीडेंट का केस कहाँ तक पहुँचा है और क्या क्रिमिनल का कुछ पता चला। सोंग तब उसे बताता है कि इस केस पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब यहाँ से कहानी चली जाती है आज से लगभग 1 साल पीछे, जिस दिन असल में एक्सीडेंट में यून सू की माँ की मौत हुई थी। और यहाँ हमें इस इंसिडेंट का एक और बड़ा सीक्रेट पता चलता है। उस वक्त असल में पुलिस को पहले ही पता चल गया था कि हान के बंदों ने ही यून सू की माँ को मारा है, लेकिन इसके बावजूद सोंग या पुलिस डिपार्टमेंट का कोई भी बंदा यून सू को यह बात नहीं बताता, क्योंकि वो जानते थे कि यून सू को अगर किसी भी तरह ये बात पता चल गई तो वो जेल के अंदर ही हान के साथ लड़ना शुरू कर देगा, जिससे उनका पूरा मिशन फेल हो सकता है। इसीलिए वो लोग अब तक इस बात को छुपाते आ रहे थे। फिर कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है। कुछ दिनों बाद दिखता है कि हान की टीम की रूस के साथ जो डील होनी थी, उस डील की लोकेशन, टाइम और सारी डिटेल्स यून सू सोंग को दे देता है। इसके बाद काफी दिन बीत जाते हैं और आज ही उस रशियन डील का दिन था। तो इंचुल अपनी पूरी गैंग को लेकर पोर्ट की तरफ निकलता है, जहाँ पर ये डील होनी थी। उनके साथ हान और यून सू भी थे। हान की पूरी टीम आज इस डील को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि ये डील अब तक की उनकी सबसे बड़ी डील थी। दूसरी तरफ यून सू ने इस डील के बारे में सब कुछ पहले ही पुलिस को बता दिया था, इसलिए पुलिस वाले भी आज अपने मिशन के लिए पूरी तरह तैयार थे। पुलिस डिपार्टमेंट अपनी स्पेशल टीम लेकर पोर्ट पर पहले से ही पोजीशन लेकर बैठा था। अब कुछ ही देर बाद सोंग के ऑर्डर पर मिशन शुरू कर दिया जाता है। वहाँ जितनी भी ड्रग्स की स्मगलिंग चल रही थी, उन सभी ड्रग्स को सीजर में ले लिया जाता है। और जिस शिप के जरिए हान लोग अपना मिशन ऑपरेट करने वाले थे, सोंग और उसकी टीम उस शिप को भी अपने कब्जे में ले लेती है। इसके बाद सोंग सीधा जाकर कंसाइनमेंट के बॉक्सेस चेक करता है, लेकिन उन बॉक्सेस के अंदर किसी भी तरह के ड्रग्स नहीं थे, बल्कि वहाँ पर कुछ एडल्ट टॉयज निकले। यह देखकर सोंग बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि वो आज भी उनके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाया था। सोंग की यह हालत देखकर हान और उसकी टीम के सभी लोग हंस रहे थे। असल में यून सू ने सोंग को पहले ही जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन और गलत लोकेशन दी थी, जिसके चलते सोंग अपनी पूरी टीम लेकर इस पोर्ट पर चेकिंग करने आया था। और दूसरी तरफ हान लोगों ने अपनी डील किसी दूसरे पोर्ट पर ऑपरेट की थी और अब तक उनकी वो डील कंप्लीट भी हो चुकी थी। यानी पुलिस वालों को उल्लू बनाकर बहुत बड़े लेवल पर ड्रग्स देश के अंदर लाए जा चुके थे और अब पुलिस के पास इसका कोई सबूत भी नहीं था। इसलिए यहाँ इंचुल और हान अपनी पूरी टीम लेकर वहाँ से पूरी इज्जत के साथ निकल जाते हैं। इधर सोंग अब यून सू के इस सारे खेल को अच्छी तरह समझ गया था कि यून सू अब पूरी तरह हान के लिए ही काम कर रहा है। अब कुछ ही देर में इंचुल अपनी ये बहुत बड़ी डील कंप्लीट कर लेता है और इसके बाद वो अपने पूरे गैंग के साथ वहाँ पार्टी कर रहा था। लेकिन ऐसे में दिखता है कि हान यहाँ दिल से इंचुल से माफी मांगता है और यहाँ तक कि इंचुल
इंचुल का भतीजा ब्युंग भी उससे माफी मांगता है। इंचुल को यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह दोनों उससे माफी क्यों मांग रहे हैं, और ठीक उसी वक्त उस पूरी जगह की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और देखते ही देखते वहाँ बहुत ज्यादा फायरिंग शुरू हो जाती है। दिखता है कि इंचुल को गोलियां मार मार कर एकदम छलनी कर दिया गया है, यानी आज हान और ब्युंग ने अपना बदला पूरा कर लिया था। दूसरी तरफ सोंग यूनसू के इस धोखे को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो यूनसू को बुलाता है और यहाँ उससे काफी पूछताछ करने लगता है, लेकिन यूनसू उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा था। ऐसे में सोंग यूनसू को एक वीडियो फुटेज दिखाता है, जिस वीडियो में उसकी माँ के एक्सीडेंट की सारी सच्चाई थी, और यूनसू उस फुटेज को देखकर जान जाता है कि उसकी माँ को असल में खुद हान ने ही मरवाया था ताकि हान उसे अपने करीब ला सके। सोंग तब यूनसू से कहता है, तुमने एक ऐसे इंसान की मदद की है जिसने तुम्हारी अपनी माँ को मार डाला, वो भी सिर्फ अपने मतलब के लिए। यह बात पता चलते ही यूनसू एकदम पागल सा हो जाता है और बिल्कुल लाचार महसूस करने लगता है, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और वो अब तक अपने ही माँ के कातिल की मदद कर रहा था। सोंग तब यूनसू से सवाल करता है, तुम दिल से बताओ कि अब तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम अभी भी अपने माँ के कातिल की मदद करोगे? ये सवाल सुनकर यूनसू थोड़ा शांत होता है और वो यहाँ हान की उसी बात के बारे में सोचने लगता है जहाँ हान ने कहा था कि जिंदगी में कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब यूनसू अपनी माँ की मौत का बदला लेने का फैसला करता है। वो मन ही मन सोचता है कि अब वो हान को ऐसा सबक सिखाएगा कि हान को एक एक पल याद रहेगा कि अपने सबसे प्यारे इंसान को खोने का दर्द आखिर क्या होता है। अब दिखता है कि यूनसू पुलिस की तरफ से हान को फोन करता है और वो हान से कहता है कि उनके गैंग के अंदर कोई ऐसा बंदा है जो सीक्रेटली पुलिस को उनकी सारी डिटेल्स भेज रहा है। यहाँ तक कि उसने पुलिस को ये भी बता दिया है कि यूनसू अब पुलिस के लिए नहीं बल्कि हान के लिए काम कर रहा है। यूनसू की यह बात सुनकर हान तुरंत समझ जाता है कि यह काम कौन कर सकता है। यूनसू जो कि पुलिस का बंदा था, यह बात सिर्फ उसे और ब्युंग को पता थी और ब्युंग ही शायद अब उनकी सारी डिटेल्स पुलिस को लीक कर रहा है ताकि हान को रास्ते से हटाकर वो खुद गैंग का लीडर बन सके। इसलिए यूनसू के कहने पर हान उस रात ब्युंग को पकड़कर लेकर आता है और वो ब्युंग पर बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। लेकिन ब्युंग असल में हान के बचपन का दोस्त था और हान की लाइफ में चाहे जो कुछ भी हुआ हो, ये ब्युंग हमेशा उसके साथ खड़ा रहा था। यहाँ तक कि हान अगर कोई गलती करता तो ब्युंग सारा इल्जाम अपने सर ले लेता था। इसके अलावा ब्युंग चाहे जितने भी बुरे काम करे, उसने कभी हान का कोई नुकसान नहीं किया था और हान ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि चाहे जो हो जाए ब्युंग उसका बुरा नहीं चाहेगा। इसलिए हान हमेशा ब्युंग को अपने भाई की तरह देखता था। तो ब्युंग यहाँ हान से बार बार कह रहा था कि वो बेगुनाह है और उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया, बल्कि यूनसू शायद अभी भी पुलिस के लिए ही काम कर रहा है। लेकिन हान यहाँ यूनसू पर इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करता था कि वो अब ब्युंग की किसी बात पर यकीन नहीं करता। नतीजा यह निकलता है कि वो उस दिन उसे टॉर्चर करते करते जान से ही मार देता है। हालांकि उसके दिल में ब्युंग के लिए बहुत दर्द हो रहा था, पर वो धोखेबाजी किसी भी हाल में टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। इस तरह हान अपने सबसे करीबी इंसान को खो देता है। फोन कॉल पर यूनसू ने हान को यह भी बोला था कि पुलिस को उनके ड्रग्स के ठिकाने के बारे में पता चल गया है, इसलिए जितना जल्दी हो सके ड्रग्स को वहां से हटाना होगा। इसी वजह से यूनसू ने हान को रात के वक्त उनके उस हाइड आउट पर आने के लिए कहा था और बोला था कि वो लोग अपने ड्रग्स लेकर कोरिया से भाग जाएंगे। लेकिन असल में उस जगह पर पुलिस ने पहले से ही पूरा इंतजाम कर रखा था ताकि वो हान को उसके ड्रग्स के साथ रंगे हाथों अरेस्ट कर सकें। इसके बाद हान यूनसू के कहे मुताबिक उस जगह तक पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे दिखता है कि दूर कुछ गाड़ियां खड़ी हैं। फिर भी हान उनके हाइड आउट के अंदर चला जाता है। वहां पहुंचकर हान यूनसू को देखकर कहता है कि वो आज के बाद से ये गलत रास्ता छोड़ना चाहता है। वो अब से एक अच्छा इंसान बनकर इस दुनिया में जीना चाहता है। लेकिन यूनसू तब उसे कहता है कि उस जैसे इंसान के लिए कभी भी ऐसा करना मुमकिन नहीं है। यहाँ तक कि अपने मतलब के लिए लोगों को मारने में उसका हाथ तक नहीं कांपता। उसने तो अपने सबसे करीबी इंसान यानी उसकी माँ तक को मार डाला ताकि वो अपना मतलब निकाल सके। ये बात सुनकर हान समझ जाता है कि यूनसू को सब कुछ पता चल चुका है, इसीलिए वो तुरंत यूनसू की तरफ बंदूक तान देता है और उसे मारने ही वाला था। लेकिन अजीब बात ये थी कि हान को यहाँ रियलाइज होता है कि वो यूनसू से इतना ज्यादा प्यार करने लगा है कि उससे यूनसू पर गोली ही नहीं चल रही थी। उसका हाथ जैसे पैरालाइज्ड हो रहा था, जो कि इससे पहले कभी किसी को मारने के वक्त उसके साथ नहीं हुआ था। इसके बाद ठीक उसी वक्त वहाँ पुलिस की पूरी टीम आ धमकती है और हान चूंकि पहले ही समझ गया था कि यहाँ पुलिस है, इसलिए वो तुरंत उन पर शूटिंग शुरू कर देता है। अब एक पॉइंट पर दिखता है कि यूनसू अपनी टीम के एक पुलिस वाले से बंदूक मांगता है, लेकिन तभी हान उस पुलिस वाले को भी ढेर कर देता है। इसके बाद वो काफी देर तक यूनसू की तरफ भी बंदूक तान कर रखता है, पर पहले की तरह इस बार भी वो यूनसू को गोली नहीं मार पाता, बल्कि वो यूनसू के कान के पास से एक गोली चला देता है और वहाँ से निकल आता है। हालांकि हान यहाँ बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था और वो यहाँ यूनसू के साथ बिताए हुए उन अच्छे लम्हों के बारे में सोच रहा था। वो मन ही मन
सोच रहा था कि इस क्राइम की दुनिया में उसे सिर्फ एक ही सच्चा दोस्त मिला था जो उसे धोखा दिए बिना उसके कहे मुताबिक काम कर रहा था। यूनसू उस पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था, लेकिन उसने असल में उसकी माँ को मारकर ही उसकी दोस्ती जीती थी, जो कि अगर वो ना भी करता तो चल जाता। इसलिए उसकी जिंदगी से अब यूनसू भी चला गया है। हान को यहाँ यूनसू के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है और वो अंदर ही अंदर बहुत पछतावा महसूस कर रहा था। ऐसे में सोंग वहाँ एक गाड़ी लेकर आता है और हान को बहुत जोर से टक्कर मारता है। इसके बाद वो हान की पॉकेट से उसकी गाड़ी की चाबी निकाल लेता है, लेकिन ठीक उसी वक्त वहाँ यूनसू आ जाता है और यूनसू तुरंत सोंग पर कई सारी गोलियां चलाकर उसे वहीं ढेर कर देता है। क्योंकि सोंग भी असल में कोई अच्छा इंसान नहीं था, उसने भी यूनसू को सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया था और इसके अलावा कहीं ना कहीं उसकी माँ की मौत के लिए सोंग भी जिम्मेदार था। इसलिए यूनसू ने उसका भी खेल खत्म कर दिया। इसके बाद यूनसू अपनी बंदूक हाथ में लेकर जख्मी हान के पास आता है। वो अपनी बंदूक हान के हाथ में पकड़ा देता है ताकि देखने में ऐसा लगे कि सोंग को हान ने ही मारा है, और अब वो बिना कुछ सोचे समझे हान का मुंह दबा देता है और उसे करके वहीं मार डालता है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझ आ रही थी कि हान ने यहाँ जानबूझकर यूनसू को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अपने गुनाहों के लिए बहुत ज्यादा पछतावा महसूस कर रहा था और आज इस तरह उसने अपनी जान देकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित किया है। हमारी सोसाइटी में इस तरह के क्राइम्स हर दिन होते रहते हैं और आखिर में इसी तरह खत्म होती है एक एक क्राइम की कहानी, क्योंकि क्राइम असल में झूठ और धोखे की ही एक दूसरी दुनिया है और ठीक यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।